गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज यूपी पुलिस की सेकंड क्लास कांस्टेबल में और हम जो है लाइट का स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, एक एक पोर्शन को पकड़ेंगे, धीरे धीरे जनरल साइंस जो है कवर करने की कोशिश करेंगे और जब तक एग्जाम होगा तब तक पूरी जनरल साइंस ही कवर करनी है हमें। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं लाइट। लाइट मीन्स प्रकाश। ठीक है जी, तो ये प्रकाश है क्या? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी या फिर हम कहते हैं ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश क्या होगी? एक प्रकार की ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी जो किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करती है, जो किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करती है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट या प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारी कि प्रकाश किस माध्यम में चलता है। तो प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश निर्वात में चलता है। ठीक है, तो प्रकाश का वेग कितना हुआ? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश क्या होगा? निर्वात में भी चलता है। निर्वात क्या होता है? निर्वात या वैक्यूम वो एरिया होता है या वो जगह होती है जहां पर हमारा वायुमंडल नहीं होता या वायु नहीं होती। वायुमंडल नहीं होता या वायु नहीं होती या फिर जल नहीं होता। तो प्रकाश हमारा निर्वात में भी चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। किसकी बात करेंगे? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कितनी होती है? तरंगदैर्घ्य या फिर हम बात करते हैं वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ, प्रकाश की वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य कितनी होती है हमारी? 3900 एंगस्ट्रॉम से और कितनी होगी? 7800 एंगस्ट्रॉम। 7800 एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर 0 लगा दी हमने, इसका मतलब है एंगस्ट्रॉम। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होगी। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, या फिर 1 × 10⁻⁻10 मीटर होगी। एक एंगस्ट्रॉम कितना होगा? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता प्रकाश में? नेक्स्ट आता हमारे पास दीप्त। दीप्त, ठीक, दीप्त स्रोत कौन होंगे? दीप्त स्रोत या फिर हम बोलते हैं ना ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट या फिर हमारे दीप्त स्रोत कौन होंगे? तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो अपने प्रकाश से खुद चलते हैं। ठीक है, ल्यूमिनियस स्रोत या ऑब्जेक्ट वे होंगे जो अपने प्रकाश से स्वयं चलते हैं। जैसा कौन होगा हमारा? सूर्य। जैसा कौन होगा? सूर्य। ठीक, अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि सूर्य में कौन कौन सी गैस होती हैं? सूर्य में कौन कौन सी गैस होती हैं? तो सूर्य में मेनली 2 ही गैस होती हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन और दूसरी होगी हीलियम। सबसे पहले हाइड्रोजन, दूसरी होगी हीलियम। हाइड्रोजन होगी कितनी? लगभग 98%। हीलियम कितनी होगी? 98%। और हीलियम कितनी होगी हमारी? ओनली 1%। और अदर गैसेस कितनी होती हैं? 1%। ठीक, अब हाइड्रोजन जलती है वहां पर, हाइड्रोजन जलती है। सूर्य पर हाइड्रोजन जलेगी और हीलियम जो होगी इसकी वजह से सूर्य हमें पीला दिखाई देता है। हीलियम की वजह से सूर्य कैसा? पीला दिखाई देता है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए यहां से? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की मैं बात करी तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन होंगे या फिर दीप्त स्रोत कौन होंगे जो अपने प्रकाश से खुद चलते हों। ठीक है, अब इसमें हम क्या ले सकते हैं? बल्ब भी ले सकते हैं। ठीक है, बल्ब ले सकते हैं, कोयला, कोयला, मोमबत्ती, मोमबत्ती। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है?
सबसे इंपॉर्टेंट होता हमारा तारे, ठीक है। स्टार्स जो होते हैं, ये स्टार्स जो होते हैं ये भी अपनी ही लाइट से जलते हैं, और कैसे होंगे ये दीप्त स्रोत, या फिर हम क्या बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, अदीप्त स्रोत, अदीप्त स्रोत, या फिर हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अदीप्त स्रोत कौन होंगे? अदीप्त स्रोत वे होंगे जो दूसरे की लाइट से खुद चमकते हों, दूसरे की लाइट से खुद चमकते हों, वो कैसे होंगे हमारे अदीप्त स्रोत होंगे, जैसे चंद्रमा, ठीक है, जैसे चंद्रमा, मून, ठीक है। मून लाइट जो होती है वो हमारी कैसी होती है? सूर्य के प्रकाश पे निर्भर करती है। किस पे करती है? सूर्य के प्रकाश पर। सूर्य निकलना बंद हो जाए तो अंधेरा हो जाता, तभी तो कहते हैं हम कि आधा महीना जो होता है वो हमारा किसका होता? शुक्ल पक्ष का, ठीक है। यानी जब चंद्रमा की लाइट हमें दिखाई देती है तो दिन, चांदनी रात बोलते हैं हम, ठीक है। और दूसरा होता कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में क्या होता? अंधेरा होता, और शुक्ल पक्ष में उजाला होता, ठीक है। तो चंद्रमा हमारा जब चमकता तो किससे? सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकता, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? सूर्य क्या एनर्जी, लाइट, प्रकाश क्या है? एक एनर्जी है, यानी ऊर्जा है, ठीक। इसका वेग कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। प्रकाश निर्वात में चल सकता है या नहीं चल सकता? तो प्रकाश निर्वात में चलेगा, और निर्वात वो जगह होगी जहां वायुमंडल नहीं होता, यानी वायु नहीं होती और जल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेवलेंथ, तिरंगदैर्घ्य। तिरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत हमारे दो तरह के होंगे, पहला दीप्त होगा और दूसरा अदीप्त होगा। दीप्त कौन होगा? दीप्त कौन होंगे? दीप्त वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो अपनी स्वयं की लाइट से जलते हैं, ठीक है। इसमें हम कंडा भी ले सकते हैं, उपला, ठीक है, जिसे हम उपला बोलते हैं, कंडे भी ले सकते हैं, या गोबर, डंक केक बोलते हैं, ठीक है, डंक केक बोलते हैं, उसे भी ले सकते हैं। क्यों? जलाने के बाद वे अपनी ही लाइट से जल जाते हैं, ठीक है जी। अब सूर्य की हमने बात करी तो सूर्य पे दो गैस होंगी, एक तो हाइड्रोजन, दूसरी हीलियम। हीलियम कितनी होगी? 98%, और हाइड्रोजन कितनी होगी? ओनली 1%। अदर गैसेस कितनी होगी? 1%, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी गैसें होती हैं, सल्फर भी होती है। तो क्या होगा? और इसमें क्या होगा? हीलियम की वजह से सूर्य हमें कैसा, कभी लाल कभी पीला दिखाई देता, कभी लाल कभी पीला दिखाई देता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदीप्त स्रोत की। तो अदीप्त स्रोत कौन होते हैं? वे स्रोत होते हैं जो दूसरे की रोशनी पे डिपेंड करते हैं, जो दूसरे की रोशनी पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसा कौन होगा हमारा? चंद्रमा। चंद्रमा क्या? चंद्रमा डिपेंड करता सूर्य की लाइट पे, ठीक है। किस पे? सूर्य की लाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी। निर्भर किस पे करेगा? सूर्य की लाइट पे। अब हम बात करते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किस पे? प्रकाश के परावर्तन पर। किस पे बात करेंगे? प्रकाश के परावर्तन पर, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जरा देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन क्या होगा हमारा? ध्यान से देखना जरा, देखो प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक। अब जरा देखो जी, प्रकाश का परावर्तन क्या होता? जब सूर्य की किरण, ठीक, किसी वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से पड़ने के बाद यानी टकराने के बाद हमारी आंख पर आकर टकराती है, आंख से टकराने के बाद वापस उसी वस्तु से टकराती है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जरा देखते हैं, मान लो ये पेन है, इस पेन पे सूर्य की लाइट आके पड़ी,
इस पे टकराने के बाद इसकी लाइट मेरी आंख पे आके पड़ी, जो टकरा गई, टकराने के बाद मेरी आंख से वापस इस पेन पे जाके पड़ी और ये पेन मुझे दिखाई देना शुरू हो गया। इसी को मैं क्या बोल दिया, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब परावर्तन हमारे दो तरह के होंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन दो तरह के होंगे, एक तो प्लेन होगा, प्लेन रिफ्लेक्शन, प्लेन रिफ्लेक्शन। ठीक, समतल, समतल परावर्तन, समतल परावर्तन, समतल परावर्तन। दूसरा होगा डिफ्यूज या फिर इरेगुलर। इसका प्लेन का दूसरा मीनिंग रिफ्लेक्ट क्या होता, प्लेन का दूसरा मीनिंग होता हमारा रेगुलर, बस रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये होगा इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसे बोलते हैं हम। इरेगुलर को दूसरा गड्ढों में जो रिफ्लेक्शन होता, ठीक है, कहीं हुआ परावर्तन कहीं नहीं हुआ। ठीक है, तो यह इसका दूसरा नाम डिफ्यूज भी है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला जरा जानो, ये हमारा रेगुलर क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन जानो जरा। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक प्लेन मिरर होगा, समतल दर्पण होगा हमारे पास में। समतल दर्पण पर कोई भी प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, चली जाएगी, आएगी, टकराएगी, चली जाएगी। ठीक है, तो कोई आएगी और कोई जाएगी। ठीक है, आके टकरा कर और सीधे निकल जाएगी। मान लो ये आई, ये यहां से आई, यहां से चली गई, तो ये कैसा रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी समतल परावर्तन होगा। कैसा होगा, समतल परावर्तन। ये किसमें होगा, केवल प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में ऐसा होगा। समतल दर्पण या फिर समतल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्लेन मिरर है, जैसे हमने विंडो में शीशा लगा दिया तो कैसा समतल रिफ्लेक्शन होगा। हम घर में शीशा लेके खड़े हो गए, बचपन में देखा था, बचपन में हम लोग खेलते थे, ऐसे शीशा लेके खड़े हो गए, किसी के मुंह पे मारना, ऐसे तिरछा कर दिया या ऐसे तिरछा कर दिया, तो कैसा वो समतल रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो मान लो हमारे पास एक टूटा हुआ शीशा ऐसे, ठीक है, टूटा हुआ शीशा, अब इसके इस पार्ट पे टकराया, टकराने के बाद यहां तक गया, बस छूट गया। ठीक, ऊपर टकराया, टकराने के बाद वापस चला गया। ठीक है, अब यहां ऐसे लाइट आई, इस गड्ढे में आई, यहीं थोड़ी सी ऐसे चली गई। अब एक जो है इस गड्ढे में आई, बिल्कुल यहां रह गई। ठीक है, यहीं टकरा के रह गई। तो ये कैसा रिफ्लेक्शन है, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, ये टूटे हुए शीशे में या चटके हुए शीशे में, जो हमारा क्या लाइट को इधर उधर रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियम की। तो दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आएंगे परावर्तन के नियम में। ठीक है, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे परावर्तन के नियम की। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर हम बोलते हैं परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ठीक है, तो पहला नियम क्या परावर्तन का, पहला नियम क्या परावर्तन का, पहला नियम, नियम पढ़ने से पहले कुछ कंडीशंस जान लेते हैं परावर्तन के नियम की। ठीक है, जरा आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले ये, अगर कोई हमसे पूछने लगे कि ये क्या है, ठीक है, तो जरा देखो, सबसे पहले पूछेगा पॉइंट कि आपतित किरण किसे कहते हैं। ठीक, या फिर बोलते हैं हम इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज आपतित किरण, और इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, परावर्तित किरण, और ये होती है नॉर्मल, नॉर्मल या इसे बोलते हैं हम अभिलंब, नॉर्मल या अभिलंब। ठीक है, तो इंसिडेंट रेज को आई से डिनोट करते हैं,
रिफ्लेक्टेड को स्मॉल आर से और नॉर्मल को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जो सूर्य से किरणें आती हैं, जितनी भी किरणें किसी भी स्रोत से हमें मिलेंगी, आती हुई दिखाई देंगी, उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रेज या आपतित किरण। ठीक है, किसी दर्पण से टकराने के बाद या किसी सतह से टकराने के बाद, किसी सरफेस से टकराने के बाद जो किसी भी दिशा में चली जाए उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रेज या फिर परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, 90 डिग्री की लाइन होती है, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल या अभिलंब। नॉर्मल या अभिलंब। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि आपतित किरण, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो ये इंसिडेंट एंगल होगा। क्या होगा? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। ठीक, तो क्या होगा ये इंसिडेंटल एंगल और ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की जहां इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और परपेंडिकुलर या नॉर्मल लाइन मिलते हैं, इसे बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट। ठीक, आपतन बिंदु, हिंदी में बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और ये होगा हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है जी, और इसे तो स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे करते हैं स्मॉल आई से प्रदर्शित। ठीक है, अब ये हमारा रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये होगी हमारी आपतित किरण। आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, अब जरा देखो, अब जरा देखो, अब नियम लिखने से पहले या नियम जानने से पहले हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए आपतित किरण क्या, जो सूर्य से आ रही है, परावर्तित क्या, जो टकराने के बाद किसी भी दिशा में चली जा रही है, अभिलंब क्या होता, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री होती है या लंबवत लाइन होती है, उसे अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, आपतन कोण क्या होता या इंसिडेंट एंगल क्या होता, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल आई से प्रदर्शित आपतन कोण क्या होगा, इंसिडेंट एंगल क्या होगा, अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण या रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल, परपेंडिकुलर। ठीक है, जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जिस बिंदु पे मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंट पॉइंट या आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु या इंसिडेंट पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब परावर्तन के नियम की। ठीक है, बात किसकी करेंगे, परावर्तन के नियम की। तो पहला नियम क्या कहता परावर्तन का, पहला नियम कहता कि इंसिडेंट रेज, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रेज मींस आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर, एक ही बिंदु पर, एक ही सरफेस में, ठीक है, एक ही सतह में, एक ही सरफेस में, एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट होगा, पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही सतह पर, एक ही सरफेस में मिलते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता, दूसरा नियम हमारा कहता है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल I बराबर एंगल R, एंगल I बराबर एंगल R। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जरा इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इसे हम कैसे डिफाइन करें। जरा एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि किस तरह से न्यूमेरिकल निकलेंगे इसके। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता। सपोज डेट में एक छोटा सा एंगल लेके चलता हूं। मान लो ये आपतित किरण है मेरे पास, ये परावर्तित किरण है, ये क्या है, अभिलंब। अब जैसे ही अभिलंब का नाम सुनोगे तो ये 90 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि अभिलंब, लंब का मतलब क्या होता, किसी भी लाइन को दो बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, अब सपोज डेट ये हमें एंगल उसने 55 दे दिया, ये एंगल 55 दे दिया। अब वो हमसे कहे कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बताओ, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बताओ। ठीक है, तो आपतन कोण हमें पता है इधर वाला होगा और परावर्तन कोण इधर वाला होगा। आपतन कोण को I से और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमें ये दे दिया उसने कि ये बाहर वाला एंगल जो है 55 डिग्री है, तो अंदर का एंगल बताना हमें ये वाला। पहले आपतन कोण बता दो, परावर्तन कोण ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। ठीक है, अब जब हमें पता है कि ये अभिलंबवत है तो ये कैसा 90 डिग्री है, कैसा है ये 90 डिग्री, तो पूरा एंगल कितना होगा, ये वाला पूरा एंगल पढ़ लो। मान लो ये n है तो n, और इसे p मान लो, इसे a मान लो। ठीक है, n कोण n p a इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। इसे क्यों मान लिया मैंने। अब उसने हमें कितना दिया, एंगल क्यू पी ए इक्वल टू 55 डिग्री, इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, ये दो चीज समझ में आ गई। तो हमें कौन सा एंगल निकालना, एंगल निकालना हमें क्यू पी एन, ये हमें पता करना। ठीक, अब ये अगर हमें पता लग जाए, या फिर इसे मैं इस ब्रैकेट में नाम दे देता हूं क्या, आपतन कोण I, आपतन कोण I, या फिर कोण QPN, QPN। तो कैसे निकालूंगा, पूरा एंगल कितना, एंगल NPA, NPA माइनस कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल निकाल लो जो हमारे पास बचा, क्योंकि ये पूरा तो 90 है, ये वाला डिवाइड हटा दो इसमें से। एंगल QPA, एंगल QPA इक्वल टू कितना बचा, एंगल QPN, QPN। ठीक है, ये कितना 90 माइनस 55, तो ये कितना बचेगा, एंगल QPN, एंगल QPN कितना बचेगा, 5 बच गया, और ये कितना बचा, 3 बच गया, यानी 35 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 35 डिग्री। दोबारा समझो जरा क्वेश्चन को, ये है क्वेश्चन मेरे पास, ये वाला एंगल 55 डिग्री दिया, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। ठीक, इस एंगल का पता करना हमें, इस एंगल का पता करना। ठीक है, दोनों एंगल का पता करना। जब हमें पता है ये पूरा का पूरा कोण हमारा 90 डिग्री होगा और ये एंगल हमारा 55 डिग्री है। ठीक है, तो 90 में से 55 घटा दो, ऑटोमेटिक हमारा इंसिडेंट एंगल आ जाएगा निकल के, आपतन कोण आ जाएगा। और यहीं से क्या होगा, जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। किससे, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर ये 35 डिग्री आया तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा, 35 डिग्री होगा। ये ऑटोमेटिक ये भी 35 डिग्री होगा। क्यों, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता। अब जरा देखो, ये दोनों कितने हो गए, 70 के, और ये कितना हुआ, ये कितना हुआ 55 का। तो 70 55 125, 70 55 125 हो जाएंगे। अब 70 55 125 हो गए जब, तो ये कितना बचेगा, ये पूरा एंगल कितने का होता, 180 डिग्री का। तो 125 घटा दो 180 में से। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये कितना बचेगा, 55 डिग्री। कितना बचेगा, 55 डिग्री। तो एक रेखा पे एंगल भी निकाल सकते हो, या आपतन कोण परावर्तन कोण भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन क्या होता, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता, परावर्तन का नियम। पहला नियम क्या, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर, एक ही सतह पर, एक ही सरफेस पर मिलते हैं।
ठीक है। दूसरा नियम क्या होता, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल के क्या होगा, बराबर या इक्वल होगा। ठीक है, अगर मान लो इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता, मान लो एक 55 डिग्री का एंगल दे दिया, सपोज दैट एक छोटी सी बात लेकर चलता हूं। अगर मान लो मेरे से कहे कि ये एंगल जो है मेरा, ये एंगल 25 डिग्री का, ठीक है, इंसिडेंट एंगल 25 डिग्री का, तो रिफ्लेक्टेड ऑटोमेटिक 25 का हो जाएगा। अगर कोई पूछने लगे कि ये कितना, इंसिडेंट एंगल 25 डिग्री का, तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, यानी आपतन कोण कितना, 25 डिग्री का, तो परावर्तन कितना होगा, ऑटोमेटिक 25 का होगा। अब कोई पूछने लगे कि इसका बहिष्कोण कितना होगा, इसका बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो क्या करोगे, 90 में से 25 घटा दो, 90 में से 25 घटा दो, तो ऑटोमेटिक कितना होगा, 55 डिग्री का। 90 में 25 घटा दो, ऑटोमेटिक कितना होगा, 55 डिग्री का, 55 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जो है हम कल मिलते हैं, थोड़ा सा टाइम का अभाव है, कल जरूर मिलेंगे, कुछ नए पॉइंट लेके हम फिर आएंगे, जिससे क्या होगा, कुछ आप लोगों को नया मोटिवेशन मिलेगा, कुछ नया सीखने का मिलेगा। कल जरूर कुछ नया सीखने का मिलेगा। कुछ क्या होंगे, कुछ फॉर्मूले और हम थोड़ा सा क्लियर करके चलेंगे। अभी जो है किस पे, लेंस दर्पण, इसके ऊपर भी फॉर्मूले बनाए जाएंगे। लेंस और दर्पण के कुछ फॉर्मूले बता के, सूत्र बता के, और उसके ऊपर क्या वीडियो नई तैयार करेंगे हम। तो तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। गारंटी है मेरी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर लाइट आई है, लाइट का पोर्शन आएगा, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है ये। ठीक है, दावे के साथ कहता हूं। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।